नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एक और मौका, जिसे लिखा है कृष्णलता सिंह ने। हिंदी कथा जगत में समकालीन रचनाकारों में डॉक्टर कृष्णलता सिंह एक जाना पहचाना स्थापित नाम है। उनकी कहानियां आधुनिक समाज का दर्पण है, इसीलिए पाठक और श्रोतागण उनकी कहानियों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं अपने आप को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मौका और। रात के 2 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया नहीं, शायद गहरी नींद में थे, लेकिन घंटी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने इन्हें हिलाया, देखो तुम्हारा कोई जरूरी फोन होगा। आधी नींद में अनिच्छा से ही इन्होंने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही इन्होंने चिर परिचित टोन में हाय हेलो कहा, मैं समझ गई कि फोन फोन सौरभ का है। मैं घबरा कर उठ बैठी, दिल थामे इनकी बातें सुनने और समझने की कोशिश करने लगी। सौरभ भी बोले जा रहा था, सिर्फ हाँ हूँ, इडियट और बेवकूफ। ये तो सिर्फ हाँ हूँ, इडियट और बेवकूफ बोले जा रहे थे। सुबह बात करेंगे कहकर इन्होंने फोन पटक दिया। इधर मेरी बेचैनी, पराशी परेशानी और घबराहट की अनदेखी करते हुए बोले, सो जाओ, और फिर करवट बदलकर सोने भी लग गए। लेकिन मैं क्या सो सकती थी? हजारों सवाल दिमाग में तूफान मचाए हुए थे। सौरभ बड़ा ही समझदार और जिम्मेदार बेटा है, और छोटी सी बात के लिए इतनी रात में फोन कभी भी नहीं करेगा। इनसे पूछना बेकार था, इनकी तो नाक भी बजने लग गई थी। बेचारे दिन भर के थके हारे होते हैं, फिर उम्र का भी तो तकाजा था। मैंने दूसरे कमरे में जाकर सौरभ को फोन लगाया। सौरभ की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। सिर पर आसमान टूट पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? सौरभ ने बताया, माँ अभी अभी गौरा का फोन आया था। गौरा और साहिल के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ है। साहिल ने गौरा पर हाथ भी उठा दिया। गौरा अब साहिल के साथ नहीं रहना चाहती है, वह तलाक चाहती है। रात में ही घर छोड़कर जा रही है। अगर उसने नहीं जाने दिया तो पुलिस में रिपोर्ट करा देगी। पर बेटा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने घबरा कर पूछा। जहां तक मैं जानता हूँ, खटपट तो दोनों में काफी दिनों से चल रही थी। कल रात कुछ लोग इनके यहाँ डिनर पर आए थे। डिनर के बाद दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। गौरा के मोबाइल पर एक एसएमएस आया। गौरा एसएमएस पढ़कर कुछ मुस्कुराई। साहिल ने पूछा, किसका है? तो गौरा ने बड़े शरारत भरे अंदाज में कहा था, पर्सनल है, मैं क्यों बताऊं। पहले तो मोबाइल को लेकर प्यार में नोक झोंक और छीना झपटी चलती रही। फिर गौरा ने जल्दी से मैसेज डिलीट कर दिया। साहिल को गुस्सा आ गया, और वैसे भी साहिल ने पार्टी में दोस्तों के साथ 2-3 पैग चढ़ा रखे थे। उसने गौरा को तड़ातड़ 3-4 चांटे लगा दिए। गौरा ने भी अपने बचाव के लिए साहिल का मुंह नोच लिया। तब तब साहिल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गौरा को गिराकर पीटा। ड्राइंग रूम में तहस नहस मचा दी। गौरा ने तुरंत अपना सूटकेस पैक करके घर छोड़ने की तैयारी कर ली। साहिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। सारा किस्सा सुनकर समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी तो बुद्धि जवाब दे गई है, पर कुछ न कुछ तो करना होगा। गौरा को ऐसी हालत में अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। तत्काल केवल यही समझ में आया तो सौरभ को बोल दिया, बेटा तुम फौरन गौरा को मोबाइल पर कॉल करो कि तुम सुबह की फ्लाइट से वहां पहुंच रहे हो। गौरा तुम्हारे आने तक कोई कदम नहीं उठाएगी। उसे अपने साथ दिल्ली लेते आना। मैं भी दिल्ली पहुंच ही रही हूँ। गौरा तुम्हारा मान जरूर रखेगी। ठीक है। फिर मैं फोन रखकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आई ही नहीं। रात भर सोचती रही कि क्या हो गया है हमारी नई पीढ़ी को। खाते पीते संपन्न पढ़े लिखे एवं सभ्य बच्चे ऐसी पाशविक एवं बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पति पत्नी आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे। सास ससुर देवर ननद किसी की भी जीवन में दखल अंदाजी चाहते नहीं है। कहते हैं आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक जिम्मेदारियां विवाहित जीवन में विष घोल देती हैं। पर यहाँ तो दोनों ही चीज नहीं है। अच्छी खासी आय है, सभी सुविधाएं हैं, और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हमारी पीढ़ी ने तो सभी रिश्तों की जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभाया, आज भी निभा रहे हैं। फिर यह रिश्ता साहिल और गौरा पर थोपा तो गया नहीं था।
दोनों ने स्वयं एक दूसरे को चुना था। हम लोगों ने तो सिर्फ अपनी सहमति की मोहर भर लगाई थी। दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं। शादी को भी तो 8 साल हो चुके हैं। दोनों ने मिलकर बड़ा सुंदर घर सजाया है। एक दूसरे के बिना रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तोता मैने की तरह उनका प्यार है। कोई पार्टी हो, कोई पारिवारिक उत्सव हो, दोनों हंसते खिलखिलाते एक साथ नजर आते हैं। साहिल गौरा की खुशी के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता, मेरी भी नहीं। यह तो गौरा स्वभाव की प्यारी और समझदार बच्ची है। मुझे प्यार और इज्जत दोनों ही देती है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वह मेरी बहू है। बेटे का लापरवाह व्यवहार भी गौरा के कारण खला नहीं, वो उस कमी को पूरा कर देती है। मुझे याद है, आज से लगभग 15 साल पहले हम लोग जब जबलपुर में ऊपर नीचे के फ्लैट्स में रहते थे, गौरा और उसकी बड़ी बहन सौम्या अक्सर हाथों में हाथ डाले हंसती खिलखिलाती कंपाउंड में घूमती रहती थी। मैं भी शाम को कभी कभी टहलने के लिए कंपाउंड में आ जाती थी। गौरा उस समय इंटर फाइनल में थी। सौम्या शायद फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा कर रही थी। मैं डीपीएस में पढ़ा रही थी। साहिल भी इंटर फाइनल में मेरे स्कूल में था। हम दोनों माँ बेटे सुबह सुबह स्कूल के लिए साथ निकलते और एक साथ वापस आ जाते थे। शाम को साहिल मैथ्स की ट्यूशन के लिए चला जाता था। घर और स्कूल के चक्कर में मुझे पास पड़ोस का कुछ पता ही नहीं था। कभी कभी गौरा की माँ बाहर मिल जाती थी तो हाय हेलो, कभी घर आइए आदि के औपचारिक बातें हो जाती थी। साहिल को कभी नीचे वालों से बातें करते मैंने देखा नहीं था। उसके क्लास की लड़कियां लड़के हमारे घर अक्सर ही आते जाते रहते थे। साहिल उन्हीं लोगों के बीच मस्त था। सभी मेरे छात्र छात्राएं होते थे। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। सौरभ के एमबीए का फाइनल ईयर था। रवि को वापस आने में अभी कुछ माह शेष थे। दोनों की प्रतीक्षा में दिन कट रहे थे। अचानक एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, मम्मी, आप नीचे वाली आंटी से दोस्ती क्यों नहीं करती? वो बहुत अच्छी है। तुम्हें कैसे पता? मैं चौंक पड़ी थी। मम्मी, जब आप पूजा की शादी में रायपुर गई थी तब आंटी ने मुझे खाने पर बुलाया था। एक दिन पकोड़े खिलाए। वो बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा? अरे बुद्धू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम उनका धन्यवाद तो अदा कर देती। तो अब कर देना ना मम्मी, कहकर वह हंसकर चला गया। मौका मिलते ही उसके बाद मैं नीचे गई। गौरा की मम्मी शोभना से मिली, उनका शुक्रिया अदा किया। बैठकर चाय के साथ इधर उधर की गपशप लगाई। उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी किया। पूरा परिवार सीधा साधा सरल लगा। शोभना साधारण पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। अब आते जाते उनसे मुलाकात हो जाती तो कभी मैं उनके पास चली जाती तो कभी वह हमारे यहाँ जाती। साहिल का ध्यान पढ़ाई में लग नहीं रहा था। रोज टीचरों से मुझे शिकायतें मिलने लगी थी। व्यवहार भी कुछ बदलने लगा था। इसी बात को लेकर मेरी रोज उससे खटपट होने लगी। हमारे बीच 36 का आंकड़ा बनता जा रहा था। फाइनल ईयर के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा था। कभी किसी दोस्त का नाम लेता कि उसके यहाँ मैच करने जा रहा हूँ, 2-3 घंटे गायब रहता। झूठ खुलता जब वही दोस्त उसे पूछता हुआ हमारे घर आ पहुंचता। साहिल घर आता तो ऐसे दिखाता जैसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करके थका मांदा घर लौट रहा है। पूछने पर उल्टा सीधा जवाब देता। कहता, आपको तो शक की बीमारी है मम्मा, इसकी इलाज करो। नखरे करके भूखा प्यासा सो जाता। 2-3 दिन तक हम दोनों का मूड खराब रहता। मैं सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी कि बाद में ये क्या करेगा। बाकी बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी के लिए अलग अलग कोचिंग ले रहे थे, पसीना बहा रहे थे। लेकिन मेरा बेटा ना जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। कुछ भी काम की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कई बार केमिस्ट्री के सर ने मुझसे शिकायत की कि साहिल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, प्रैक्टिकल क्लास में अनुपस्थित रहता है। साहिल से पूछती तो उसका वही जवाब, एक स्कूल में इसीलिए पढ़ा रही हो जिससे आप मेरी जासूसी कर सको। मैं खून के आंसू पी जाती। ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, पतिदेव जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके वापस आ जाए। मैं रोज रोज की उसकी बदतमीजी से तंग आ चुकी थी। खैर, किसी तरह बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह फेल ही हो जाएगा। उससे क्या होगा? कहाँ इसे एडमिशन मिलेगा? क्या होगा इसका भविष्य? विचारों की इसी चक्रव्यूह में चक्कर काटती रही। बोर्ड की परीक्षा के बाद विद्यालय की आंतरिक फाइनल परीक्षा आरंभ हो गई थी। मैं स्कूल की परीक्षा में व्यस्त हो गई थी। एक दिन शाम को मुस्कुराते हुए साहिल मेरे कमरे में आया। मैं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही थी। मम्मी, आपके लिए चाय बना लाऊं? साहिल ने बड़े प्यार से पूछा।
मैं हैरान रहकर बेटे को देखने लगी। बेटे को मेरी इतनी परवाह कब से हो गई? मैंने कहा, नहीं, आओ बैठो। क्या बात है? बड़े मेहरबान हो रहे हो माँ पर आज। कोई खास बात है? नहीं मम्मी, ऐसे ही, उसने संकोच होते हुए कहा। ऐसे ही क्या कहा? कहो। मैंने उसका मन टटोलने के लिए कहा। साहिल ने बड़े प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर कहा, मम्मी, मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव। मैंने सोचा वह मजाक कर रहा है, अतः वैसे ही टोन में मैं बोली, वेरी गुड, पर किससे? मम्मी, गौरा से। उसका मासूम सा जवाब था। क्या कहा? गौरा? मेरे तो होश उड़ गए। हाँ मम्मी, मैं उससे शादी करूंगा। आपको शोभना आंटी और पापा को मनाना होगा। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं मान जाऊंगी? आप तो मेरी प्यारी मम्मी हो ना, आप तो मान ही जाओगी। यह कहकर उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और मेरे गाल पे चूम लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना सिर फोड़ूं या उसका। गुस्से के मारे मेरा शरीर कांपने लगा, सिर की नसें चटकने लगी और आंखें जलने लगी। मेरा यह रूप देखकर साहिल छिटक कर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन अपनी बात को दोहराता हुआ बोला, मम्मी, बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरा पलटवार था। मम्मी, आप बात को समझो, उसने विनय की। तुम मेरी बात को समझो साहिल, अभी अपने करियर पर ध्यान दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब जहां चाहना शादी कर लेना। फिर अभी तो तुम बालिग भी नहीं हुए हो। मैंने बात टालने के लिए कहा। मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। उसकी बेसिर पैर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा, रोना और हंसी तीनों ही आ रहे थे। अच्छा, अगर शादी कर दी तो गौरव को कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? साहिल का बड़ा भोला सा नासमझी वाला उत्तर था, आपके पास रह रहे हैं, और कहाँ जाएंगे हम? यानी मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी, कॉलेज जाना, मौज मस्ती मारकर थके आना, और मैं तुम दोनों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊंगी, दोनों के खर्चे संभालूंगी, और अगर बच्चे हो गए तो उन्हें भी मैं ही पालूंगी। मैंने हताश होकर व्यंग बाण छोड़ा। मम्मी, आपको जो समझना है, जो करना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पापा को राजी आपको ही करना होगा। बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मम्मी, बात तो आप मेरी नहीं समझ रहे हो। गौरा की मम्मी को शक हो गया है। उन्होंने गौरा को उसकी मौसी के घर कटरा भेज दिया है। मौसी उसे लेकर उज्जैन जा रही है। साहिल के स्वर में निराशा थी। इसका मतलब है कि शोभना को तुम पसंद नहीं हो, हमारा परिवार पसंद नहीं है। फिर अभी तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, तुमने तो अभी इंटर भी पास नहीं किया है। दूसरे, हम लोग गौरा के परिवार को जानते कितना है। उनका खान पान, जाति, रीत रिवाज सब कुछ हमसे अलग है। रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कुछ बन जाओ तो एक से एक सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार लड़कियों की लाइन लग जाएगी। साहिल को मेरी इन दलीलों में कोई रुचि नहीं थी। कच्ची उम्र का प्यार सही गलत को पीछे छोड़कर परवान चढ़ने के लिए बेताब था। फिल्मी इश्क का जुनून सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मेरा धैर्य मेरा साथ छोड़ चुका था। ढेर सारी कॉपियां जांचने के लिए पड़ी थी। अब क्या खाक जांच पाऊंगी? झुंझलाकर मैंने कहा, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पापा के पास चली जाती हूँ, उन्हें तुम्हारी सारी कारगुजारी बता दूंगी। वह जिस तरह से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद किया, वह सीधे मेरे मुंह पर एक तमाचा जैसा था। मैंने अपने आप को बड़ा ही बेबस, लाचार और अपमानित भी महसूस किया। कॉपियों को परे सरकाकर अपनी अवस्था पर आंसू बहाने के सिवा मैं और क्या कर सकती थी? किसके साथ शेयर करूं? परिवार के सब लोग दूर दराज बैठे हुए हैं। मोबाइल का तब जमाना नहीं था। फोन करने एसटीडी बूथ तक जाना पड़ता था। फिर क्या कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा? कोई कहेगा कि मैंने परवरिश ठीक से नहीं की। कुछ लोग हंसी मजाक भी बनाएंगे। जितने लोग उतनी बातें होंगी। रवि और सौरभ को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। विक्षोभ की चरम सीमा थी। कब तक रोती रही पता नहीं। रोने के बाद मन थोड़ा शांत हो गया। सोचा साहिल के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, साथ ही उसे प्यार से समझाऊंगी, बहलाने के लिए हाँ भी कर दूंगी। चुपचाप साहिल के पापा को आने के लिए टेलीग्राम कर दूंगी। एक सप्ताह के अंदर इसकी एनडीए की प्रवेश परीक्षा भी है। इसका शांत रहना बहुत जरूरी है। पलंग से उठी थी कि बिना कॉल बेल बजाए साहिल के कुछ दोस्त हड़बड़ा के मैम मैम पुकारते हुए मेरे कमरे तक आ पहुंचे। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। मैम, साहिल घर छोड़कर भाग गया है क्या?
मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। संदीप दौड़कर पानी ले आया। पानी पीकर मैं थोड़ी चैतन्य हो आई। अभिनव ने बताया, मैम अभी अभी मैं कटरा से आ रहा हूँ। कटरा में मैंने साइकिल रिक्शा पर साहिल को एक बड़े बैग के साथ देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमेशा स्कूटर और कार चलाने वाला साहिल रिक्शा पर क्यों जा रहा है। मैंने उसको रोककर पूछा तो बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अभी मैं गौरा को बताने जा रहा हूँ। बस मैम, मैं भागा भागा आपको बताने आ गया। मुझे अभिनव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं साहिल के कमरे में गई। कमरा खोला तो दिल धक से रह गया। कपड़े गायब थे, बड़ा बैग, पलंग से ओढ़ने की चादर, सब गायब थे। हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम में से चांदी का कुछ सजावटी सामान भी गायब था। यानी मैं कमरे में आंसू बहाते रही और यह पूरी तैयारी के साथ 9 2 11 हो गया। हाय, वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसने कर दिया। कहाँ जाऊं, किसे बताऊं, कहाँ खोजूं। उस समय दिमाग एकदम सुन्न हो गया था, पर शायद इसके लिए मैं ही जिम्मेदार थी। किशोरावस्था के उस नाजुक दौर में जब दिल और दिमाग दोनों भावना और संवेग में डूबकर अपना विवेक खो देते हैं, उस समय माँ बाप की कठोर प्रतिक्रिया जलती आग में घी का काम करती है। बच्चे बगावत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैंने ही तो साहिल को बगावत करने के लिए उकसा दिया। मुझे प्यार और समझदारी के साथ एक दोस्त की तरह उसकी बातें सुननी चाहिए थी। उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए था। तब शायद आज की अपमानजनक घटना घटित न होती। पता नहीं मनोविज्ञान की सारी नसीहत जो मैं दूसरों को दिया करती थी, उस समय कहाँ घास चरने चली गई थी। अब सोच विचार के लिए अधिक समय नहीं था। आदि ने सुझाया, मैम हम लोग स्टेशन चलते हैं। अभिनव और संदीप उसे बस स्टैंड पर देखेंगे, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी जल्दी घर बंद किया। नीचे आए तो कुछ हलचल गौरा के घर भी नजर आई। शायद गौरा की मौसी आई थी। जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनना जरूरी और बेहतर समझा। आदि कार निकाल रहा था। मैं किसी भी हालत में कार चलाने लायक नहीं उस समय। बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। मौसी कह रही थी कि मैं किचन में खाना बना रही थी। गौरा ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो वहां नहीं है। आवाजें दी, कोई जवाब नहीं मिला। कमरा, बाथरूम, बालकनी सब देख लिया, उसका कहीं पता नहीं चला। दीदी, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। भागी भागी आपके पास आ गई। शोभना रो रही थी। आखिर जिसका डर था वही बात हो गई अंजू। मैंने सहमते हुए उनके घर में प्रवेश किया। डर था कहीं शोभना मुझसे लड़ न पड़े कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को भगाया है, मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझ में न जाने कहाँ का साहस और धीरज आ गया। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, शोभना, मेरा बेटा भी गायब है, चलो मिलकर खोजते हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि उसने हम दोनों को एक दूसरे का दर्द समझने की शक्ति प्रदान की। शोभना और उसका बेटा हमारे साथ चल पड़े। पूरी रात हम लोग कार में स्टेशन, वेटिंग रूम, बस स्टैंड के चक्कर लगाते रहे। सब निरर्थक। किस ट्रेन या बस से कहाँ चले गए होंगे, कुछ पता नहीं चला। पूरी रात आशा और निराशा में झूलते हुए कटी। सुबह के 5 बज गए थे। नित्य कर्म से निपटने के लिए सब लोग वापस आए। उसके बाद फिर खोज अभियान चालू हो गया। दोस्तों के घरों में जाकर पता किया। रिश्तेदारों एवं मित्रों को हालचाल पूछने के बहाने से फोन किया। कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सब तरफ से निराश होकर रवि को फौरन आने का टेलीग्राम कर दिया। कानूनी दांवपेच की बातें भी सोची। दोनों नाबालिग थे, अतः कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते थे। सिर्फ भावावेश में किसी मंदिर में माला बदल सकते थे। अब मैं साहिल के लिए परेशान नहीं थी, मैं परेशान गौरा के लिए थी। उन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आराम से कुछ दिन गुजार सके। पैसों के लिए यहाँ लोग कहीं किसी गलत चक्कर में गलत लोगों के बीच में न फंस जाए। अपराध की दुनिया से इनका परिचय न हो जाए। गौरा के साथ कोई ऊंच नीच न हो जाए। किसी के घर की इज्जत पर मेरे बेटे के कारण दाग न लग जाए। साहिल मरता है तो मरे, लेकिन गौरा सही सलामत घर लौटाए। इज्जत का ही सोचकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई। मन बार बार कह रहा था 2 4 दिन इधर उधर भटक के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा और वो लौट आएंगे। अच्छे संस्कारों के बच्चे हैं, जोश में होश खो बैठे हैं, या शायद सिनेमा का प्रभाव हो। अब धैर्य रखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। रोज हजारों मौतें हम मर रहे थे। साहिल के अटपटे रहस्यमय व्यवहार की कई गुत्थियां अब खुल रही थी।
क्यों रोज हमारी अलमारी से रुपए गायब हो जाते थे, जिसे साहिल के कहने पर मैं अपना भ्रम मान लेती थी? कार की डुप्लीकेट चाबी क्यों खो गई? ऐसी अनेक बातें थी जो उस समय मुझे चक्कर में डाल देती थी। अब उन्हें सोचकर हंसी आती है। 4 दिन ऐसे ही दुविधा में बीत गए। 5वें दिन एक महानुभाव का टेलीग्राम गौरा के घर आया। आपके बच्चों को लेकर आ रहा हूँ, कृपया स्टेशन के बाहर सुबह 7 बजे मिलिए। खैर, दोनों परिवारों की जान में जान आई। स्कूल से एक सप्ताह की छुट्टी ले रखी थी मैंने। मानसिक और भावनात्मक पीड़ा ने शरीर को बिल्कुल तोड़ दिया था। शोभनाई टेलीग्राम और कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। ठीक से खाना खाने के बाद शरीर में कुछ जान आई। रात भर सुबह का इंतजार किया। 7 बजने से पहले ही हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। लगभग पौने 8 बजे एक बुजुर्ग सज्जन गौरा का हाथ थामे नजर आए। साहिल सिर झुकाए पीछे पीछे चल रहा था। हम लोग जल्दी से उनकी तरफ लपके। शोभना ने तो जल्दी से गौरा का हाथ कस कर पकड़ लिया। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। साहिल मेरे पास आकर अपराधी मुद्रा में खड़ा हो गया। उन महानुभाव से हमने घर चलने का अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। बोले, आपके बच्चे कई दिनों से सफर कर रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं था कि जाना कहाँ है। पैसे थे नहीं, इसलिए एक ट्रेन से उतरते दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते थे। भूख प्यास से बुरा हाल था। परसों रात ये लोग हमारे कंपार्टमेंट में आ गए। टिकट चेकर ने इनसे टिकट मांगा। टिकट न दिखलाने पर उन्होंने इन्हें शक्ति दिखाई। टिकट के पैसे निकालो, नहीं तो अगले स्टेशन पर मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। साहिल जिस तरह से बात कर रहा था, मुझे लगा ये लोग शरीफ घर के बच्चे हैं जो रास्ता भटक गए हैं। इसलिए मैंने इनका टिकट खरीद दिया। इनकी सारी कहानी सुनकर आपको टेलीग्राम दिया। अब मेरा रोल खत्म हो गया, मैं चला। उन्होंने टिकट के पैसे भी नहीं लिए। बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उन्होंने भी कोई गहरी चोट खाई होगी। साहिल की एनडीए की लिखित प्रवेश परीक्षा भी उसी दिन थी। घर आकर साहिल चुपचाप परीक्षा देने चला गया था। शाम के फ्लाइट से रवि भी आ गए थे। काफी देर तक बाप बेटे में बातचीत चलती रही। ऊंच नीच समझाया, आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा, यह वायदा लिया। तीसरे दिन वह लौट गए। साहिल और हमारे बीच सामान्य सी बातचीत होती थी। घर से हंसी मजाक और खुशियां रूठ गई थी। गौरा की मम्मी ने गौरा को कमरे में बंद कर दिया था। दोनों मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए बेहद उदास और उखड़ा उखड़ा रहने लगा साहिल। मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को खो रही हूँ। इसी बीच रवि का प्रमोशन और पोस्टिंग बेंगलोर हो गई, पर साहिल खुश नहीं था। शनिवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी और आया ने भी छुट्टी मार ली थी। साहिल के कमरे की सफाई करते समय उसकी मेज के नीचे एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला। खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। गौरा का खत था। तुम इस तरह घर छोड़कर मत जाना, आंटी को बहुत दुख होगा। फिर अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि साहिल कहाँ है, तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। तुम्हारी गौरा। पैरों के नीचे से मेरे जमीन खिसक गई। अच्छा, तो फिर भागने का इरादा है साहिल का? अलमारी खोलकर देखी, लगभग सारे कपड़े गायब थे। शाम को मैंने गौरा का खत दिखाकर पूछा, साहिल, ये सब क्या है? उसने फिर उसी मासूम अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, गौरा के पापा जुलाई में रिटायर होने जा रहे हैं। वो लोग चंडीगढ़ में रहने चले जाएंगे, हम लोग बेंगलोर। यानी हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चंडीगढ़ जाकर कोई नौकरी खोजता हूँ, फिर हम शादी करके साथ रहेंगे। मैंने फिर सिर पीट लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं इस बेटे की करतूत पर। फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे संयत किया। सोचा, बेटे के सिर पर गौरा का भूत सवार है। उसे गौरा के सिवाय कुछ सोचता नहीं। भला इसे क्या नौकरी मिलेगी? किसी ढाबे में वेटर बनेगा या कुलीगिरी करेगा? इस बार मैंने तैश ना दिखाकर समझदारी और धीरज से काम लिया। गुस्से को पीकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम अपने पापा के आने का इंतजार नहीं कर सकते? पापा को मैं समझाऊंगी, वे गौरा के मम्मी पापा से बात करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो मैं खुद तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगी और तुम्हारी सहायता भी करूंगी। सुनकर उसकी आंखें चमक उठी थी। सच मम्मी? हाँ, कहकर मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा और बात को खत्म करना चाहा। लेकिन साहिल मेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। बोला, मम्मी, आप अपने वायदे पर कायम तो रहोगी ना? मुझे धोखा तो नहीं दोगे? बात बिगड़े नहीं, इस डर से थोड़ा संयत होकर मैं साहिल से बोली, तुम जानते हो मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? सच की जो कीमत हो उसे मैं हमेशा चुकाती हूँ। साहिल के चेहरे पर पहले जैसा विश्वास और स्मित झलक आया। मेरे गले में हाथ डालकर लाड़ जताकर बोला,
मम्मी आज चलो बाहर डिनर लेते हैं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। कुछ दिन ऐसे ही सहज बिना तनाव के बीते। मई का आखिरी सप्ताह था। घर की पैकिंग जोर शोर से चल रही थी। रवि आए, इधर उधर के काम निपटाए, सामान ट्रक से बेंगलोर के लिए रवाना भी हो गया और हम लोग अपने खास मित्र के घर शिफ्ट हो गए। सौरभ भी आ गया था। सुबह की फ्लाइट से हम लोग दिल्ली और फिर वहां से बेंगलोर के लिए जाने वाले थे। दिल्ली में रवि को कुछ ऑफिस का काम था। साहिल बेहद उदास और अनमना था। मेरी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहा था। मैंने रवि से बात की या नहीं, उसकी आंखों में सवाल था, और उनका जवाब क्या था यह भी वो उसके आंखों के इशारे से वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि धैर्य रखो। सुबह हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। प्रमोशन की खुशी रवि और सौरभ के चेहरे पर साफ झलक रही थी, और सौरभ ने संता बंता वाला कोई जोक सुनाया तो हम सब हंस पड़े। साहिल तटस्थ सा सिर झुकाए बैठा रहा। रवि ने नोटिस किया, बोले लगता है हमारा बेटा मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है। रवि ने ड्राइवर से वापस मुड़ने के लिए धीरे से कहा। हम सब घबरा गए। थोड़ी देर में कार गौरा के घर के सामने खड़ी हो गई थी। रवि ने लपक कर गौरा के घर की कॉल बेल बजाई। सौम्य ने दरवाजा खोला। हम सब अंदर गए। रवि ने बिना किसी भूमिका के शोभना से कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी गौरा का हाथ मांगता हूँ। जब तक साहिल पढ़ाई पूरी करके खुद कमाने लायक नहीं होगा, तब तक गौरा हमारी अमानत के रूप में आपके पास रहेगी। क्या आप इस बात से सहमत है? दोनों को कम से कम 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच अगर रिश्ता खुद तोड़ते हैं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। शोभना ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। बोली, हमारी बिरादरी वाले अड़ जाएंगे, विवाह की अनुमति नहीं देंगे। हाँ ना का फैसला तो गौरा के पापा ही आकर करेंगे। रवि को कुछ चुभा, लेकिन सहज बनते हुए बोले, खैर मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। लड़की आपकी है या बिरादरी की है, यह निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा। बैंगलोर पहुंचकर अपना संपर्क पता भेजूंगा। गौरा कमरे के अंदर पर्दे की आड़ से सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। रवि के इशारे पर अंदर जाकर मैंने गौरा को प्यार किया, खूब मन लगाकर पढ़ने की नसीहत दी। साहिल के चेहरे पर सुकून और कृतज्ञता का भाव स्पष्ट था। उसने शर्माई हुई नजरों से अपने पापा को धन्यवाद किया। हम लोग हंसी खुशी बैंगलोर आ गए। नई जगह, नए लोग, नया घर और नई समस्या से निपटने लगे। लगभग 1 महीने के बाद गौरा के पापा का पत्र आया। गौरा आपके घर की बहू बने, यह हमारा सौभाग्य होगा। लाख कोशिश करने पर भी मैं गौरा के लिए ऐसा घर नहीं खोज पाता। फिर जिस समझदारी से आप लोगों ने समस्या का समाधान किया है, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। साहिल तो अब आसमान में उड़ रहा था। हम लोगों ने भी सोचा था, अगर इनके प्यार में गहराई होगी तो रिश्ता करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, अगर यह मात्र किशोरावस्था का आकर्षण हुआ तो स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। खैर, पत्र व्यवहार और फोन का सिलसिला चलता रहा। साहिल ने कभी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उसकी एकमात्र निष्ठा गौरा के प्रति रही। धीरे धीरे मैंने भी गौरा को हृदय से स्वीकार कर लिया। यदा कदा गौरा को उपहार भी भेजने लगी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। साहिल का मन पढ़ाई में कम और गौरा में ज्यादा था। बीएससी करने के तुरंत बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके ताज ग्रुप में नौकरी ज्वाइन कर ली। सन 2000 में नव वर्ष मनाने के लिए सौरव और साहिल दोनों हमारे पास आए थे। साहिल की इच्छा के अनुसार मैंने शोभना को नए साल के सेलिब्रेशन के लिए सपरिवार आने का अनुरोध किया। खैर, वो खुद तो नहीं आई, लेकिन गौरा अपनी बड़ी बहन सौम्या और भाई के साथ आ गई। वो नववर्ष हमारे जीवन का सबसे सुंदर नया साल था। होली, दिवाली और ईद एक साथ मेरे आंगन में उतर आए थे। बच्चों ने खूब रौनक लगाई। एमबीए करने के बाद सौरभ एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं था। उधर गौरा की बड़ी बहन और भाई कुंवारे थे। बेचारे साहिल और गौरा बीच में लटके थे। साहिल का पूरा वेतन फोनबाजी में खर्च हो रहा था। बहुत मनाने और जोर देने पर सौरभ शादी के लिए तैयार हुआ। हम लोगों ने भी चट मंगनी पर ब्याह कर दिया उसका। अब साहिल के लिए हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल था, लेकिन गौरा का नहीं। खैर, साहिल की जिद पर हम लोगों ने शोभना को समझाया, भाई अब इनके धैर्य की परीक्षा ज्यादा न ली जाए। अब ये बालिग हैं और कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। पिछले कटु अनुभव से डरे हुए गौरा के माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अपनी जिम्मेदारियों से हम दोनों मुक्त हो गए।
दोनों बेटे अपने परिवार में सुखी थे। रवि को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जॉब और मिल गई थी। हम अहमदाबाद आ गए। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मैं समय समय पर बच्चों के पास चक्कर लगाती रहती थी। बच्चे भी सब परिवार हमारे पास आते रहते थे। साहिल के पास जाकर बहुत अच्छा लगता था। गौरा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपनी पुरानी गलतियों को लेकर दोनों बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे, परंतु दोनों का प्यार, समर्पण और आपसी तालमेल और समझ को देखकर मेरे हृदय को आंतरिक शांति मिलती थी। मेरा मन पिछला कुछ भी याद नहीं करना चाहता था। दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद था। पिछले साल तन्वी की शादी के मौके पर पूजा ने मुझे कुछ संकेत देने की कोशिश की थी। मम्मी, लगता है साहिल और गौरा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए दोनों कैसे एक दूसरे से कटे कटे नजर आ रहे हैं। आपने नोटिस किया? लेकिन मुझे उस समय कुछ नजर नहीं आया। मैंने पूजा का भ्रम समझकर बात टाल दी। हो सकता है पूजा की बात सही हो। पता नहीं दोनों एक दूसरे से क्या शिकवे शिकायत पाले बैठे होंगे। दोनों के बीच बोरियत और ऊब के कारण अलगाव की नागफनी उगने लगी, जिसकी चुभन दोनों महसूस कर रहे थे। ये भी तो हो सकता था दोनों के बीच प्यार का सेतु बनने वाला बच्चा भी तो नहीं है उनके आंगन में। यह भी तो संभव है कि गौरा के जीवन में किसी दूसरे की उपस्थिति दर्ज हो जाने से साहिल का अहम आहत हो गया हो और उसने एसएमएस के बहाने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली हो। यह भी हो सकता है कि प्यार के नोकझोंक में गौरा द्वारा मैसेज डिलीट करना शक की आग में घी का काम कर गया हो और शराब के सुरूर में उसने ऐसा हादसा कर डाला हो। बुजुर्गों का यह कहना भी सच हो सकता है कि कच्ची उम्र में लिए गए फैसलों का अंजाम यही होता है। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन जीवन में उथल पुथल तो मच ही गई थी। ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। 15 सालों की लंबी यात्रा करके मन थक कर चूर हो गया था। मेरी आंख लग गई। रवि ऑफिस चले गए थे। मुझे किसी ने जगाया नहीं। 10 बजे मेरी नींद खुली सौरभ के फोन से। माँ, मैं साहिल के घर आ गया हूँ। गौरा की तबीयत आज सफर लायक नहीं है। वह कोई भी कदम उठाने से पहले आपके पास आएगी। उसे आप पर पूरा भरोसा है। परसों उसे लेकर मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ। गौरा को दवाई देकर सुला दिया है। अब मैं फोन रखता हूँ। गौरा मेरे पास आ रही है। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? क्या समझाऊंगी? यह यक्ष प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। क्या मेरे लिए यह कहना उचित होगा कि बेटी, साहिल को माफ कर दो, घर छोड़कर मत जाओ? अगर उसका जवाब हुआ कि और आपके बेटे से लात घुसे खाती रहूं, तब मैं क्या कहूंगी? क्या मैं साहिल के व्यवहार की गारंटी उसे दे पाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे गौरा से कुछ नहीं कहना सुनना। मुझे उससे कुछ भी पूछना भी नहीं। मुझे तो उसे समय देना होगा। जब उसका मन शांत हो जाएगा, तब धीरे धीरे हृदय की गांठें स्वयं खुलेंगी। इसी बीच मुझे साहिल से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वह ऐसा जघन्य अपराध कर बैठा। साहिल को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बात बतानी पड़ेगी। मुझे चुपचाप तह तक जाना होगा। अगर यह घटना पहली बार घटी है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बचपना था, तो उन्हें अपने रिश्ते को एक और मौका दे देना चाहिए। शायद इस बार सही निर्णय लेने में वह गलती नहीं करेगी, इसलिए सब कुछ उसके विवेक पर छोड़ देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे कहानी एक और मौका, जिसे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी ने लिखा हुआ था। कहानी एक पारिवारिक समस्या पर आधारित है, जिसे लेखिका ने बहुत खूबसूरती से, बहुत सुलझे हुए तरीके से लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।